नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के तहत केमिस्ट्री के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो आपका एमसीक्यू है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसीलिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। और इसके तहत आप लोगों को क्लास टेस्ट के रूप में आपको प्रश्न दिया जा रहा है। 2 क्लास टेस्ट हम लोग समाप्त कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हम लोग 300 प्रश्न देख चुके हैं। लास्ट ये टॉपिक है आपका कार्बन चैप्टर। इसमें हम लोग फिर से 200 प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और जो आप लोगों को बोला गया था कि 500 सवाल करवाया जाएगा केमिस्ट्री में, तो वो 500 सवाल, इस सवाल को हम लोग बनाने के बाद, इस जो सीरीज है उसको कंप्लीट करने के बाद 500 सवालों को सॉल्व कर चुके होंगे। ये वीडियो आप लोगों का 4 पार्ट में आएगा, चूँकि ये 50-50 सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये भी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे कम समय में ज़्यादा सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए हो सकता है कि सभी ऑप्शन हम कभी कभी ना पढ़ें, जो आंसर होता है वही ऑप्शन को हम कभी कभी पढ़ते हैं। तो जो भी एक्सप्लेनेशन है हम बता देते हैं, बाकी जो है कम समय में अगर ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना होगा तो यही एक तरीका है, नहीं तो 50 सवाल सॉल्व करने में घंटों लग जाता है कभी कभी। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है, तो एक तरीका यही है कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर आप लोगों को बताएं और उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन हो उन सबको भी बताएं। तो यहाँ जो नवा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ, ईंधन, खाद्य संरक्षण, पोषण हो गया, आपका औषधि हो गया, अपमार्जक हो गया, उर्वरक, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब कहिएगा ये चैप्टर हम पढ़े कहाँ से? तो या तो हो सकता है आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे किताब वगैरह या जहाँ क्लास किए होंगे वहाँ पे ये चैप्टर पढ़े होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे बना लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं और जानना चाहते हैं तो हम लोगों के प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट आप जाइएगा तो केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे 22 वीडियो हैं। सारा चैप्टर आपका 1 to 9 चैप्टर जो कि आपको टेस्ट के रूप में भी लिया जा रहा है वहाँ पे प्रश्न, तो ये सारा वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद प्रश्न को बना सकते हैं। और इसी तरह से अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो केमिस्ट्री रिवीजन थ्रू एमसीक्यू है, यानी जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ें उससे संबंधित एमसीक्यू जो पिछले साल में पूछे गए हैं। फालतू सवाल बनाना नहीं है, पहले वे सवाल बनाइए जो कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, क्वेश्चन के रूप में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को उसका स्टैंडर्ड पता चलेगा कि आखिर एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इधर उधर भटकिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग 300 प्रश्न समाप्त करने के बाद अगला 200 प्रश्न को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में आपका 20-22 मिनट जो भी लगेगा उसमें हम लोग यहाँ पे 50 सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? यौगिक किसको कहते हैं? जो कि तत्वों के मिलते हैं निश्चित अनुपात में उसको यौगिक कहते हैं। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन कितना है? 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये 2:1 में मिला जो कि निश्चित है। अगर इसका अनुपात बदल दीजिएगा तो ये मिश्रण बन जाएगा, यौगिक नहीं बनेगा, जो कि आपको दूसरा चैप्टर में बताया गया था। तो आपको पता होगा कि कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है और इस तरह से बहुत सारे यौगिक बनते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को चैप्टर शुरू करने से पहले बताया गया था 10 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट यानी यौगिक आपको कार्बन को देखने को मिल जाते हैं। अब जहाँ देखिए दवा, दारू, प्लास्टिक, सब चीज़ में आपको कार्बन का मात्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाएगा और इस तरह से यहाँ का जो आंसर हो जाएगा इसका कार्बन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है? देखिए ये सब इसका अपर रूप दिया गया है। कोयला में कार्बन होता ही है, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब इसका अपर रूप है, तो कार्बन तो होना ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नहीं है और यहाँ पे तीनों का तीनों है, तो इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि नहीं है पूछ रहा है या है, ये प्रश्नों में बिल्कुल आपको केयरफुली देखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक केवल कार्बन से बना हुआ है? देखिए ग्राफीन जो होता है वो 2004 में खोजा गया था, बाद में इसको खोजा गया था। आगे आने वाले प्रश्नों में और भी देखेंगे। तो इसमें कार्बन है, ये कार्बन के एक अपर रूप है। अपर रूप है कहने का मतलब जो होगा ये कार्बन से ही बना होगा, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो हो गया वो कार्बन के अपर रूप है। ये 3 कार्बन के अपर रूप है जो कि पहले खोजे गए थे। ग्राफीन को 2004 में खोजा गया है। तो इस तरह से ग्राफीन जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, नैनो पार्टिकल्स की तरह ये काम करते हैं। कहा जाता है एक पतला सा आप कागज़ की मोटाई का ग्राफीन लीजिएगा और यहाँ पे आप कार को रख दीजिएगा तो उसका भार को भी ये सह लेता है। इस तरह के प्रश्न भी आगे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते थे कार्बन जो होता है, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है, लेकिन ग्राफीन जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। समझ रहे हैं? एक पतला पेपर आकार का ये आप यहाँ पे चादर रखिएगा, उसके ऊपर कार का भार दीजिएगा, फिर भी ये इसको अपने में संभाल लेगा। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा ये क्या होगा? मजबूत हो सकता है। ये एक्चुअली ग्रेफाइट से ही बना हुआ है। लास्ट में ENE आप जोड़ दीजिए ग्रेफाइट में तो ग्राफीन बन जाता है। सफिक्स के तौर पर अगर हम इसको जोड़ें तो ग्राफीन बन जाता है।
है और इसीलिए विद्युत का ये सुचालक भी होता है। हम लोग जानते हैं सामान्यतः जो होता है आपका अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु, वो विद्युत के कुचालक होने चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। ग्रेफाइट से ही ये बना है, 2 डायमेंशनल ग्रेफाइट आपस में जुटे हुए होते हैं। तो इस तरह से ग्राफीन इसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है, तो ये भी आपका विद्युत के सुचालक होते हैं। इस तरह के आगे आने वाले प्रश्नों में बहुत सारे आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए अभी हम बता दिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के सवाल जो भी आएंगे उसको आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देते हैं, ग्राफीन होता क्या है? तो कार्बन का नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल देखिए, नैनो बोलने का मतलब क्या है कि बहुत छोटा होता है। हम लोग जानते हैं कि एक आपका मीटर इक्वल टू आपका यहाँ पे जो नैनो मतलब होता है 10⁹ मीटर के बराबर होता है यहाँ पे आपका ये नैनो पार्टिकल में, तो 10⁹, इसलिए नैनो कार भी हम लोग कहते हैं, जो कि छोटा आपको बताना रहता है। तो इसका खोज 2004 में किया गया था, एंड्रे गेमिन करके नाम देते हैं और कॉन्स्टेंटीन नोवोस्लोव करके नाम दिया गया है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 2010 में, तो ये हाल फिलहाल में खोजा गया है ये, तो इसलिए इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अधोलिखित में कौन कार्बन का अपर रूप? ऑलट्रॉप्स नहीं है, देखिए नहीं को ढूंढना है, तो हीरा ऑलट्रॉप्स है, ग्रेफाइट ऑलट्रॉप्स है, फ्लोरीन ऑलट्रॉप्स है, तो बाकी जो ये जो बच गया ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या गया था, नहीं है। पेंसिल के लेड, जो पेंसिल हम लोग लिखते हैं उसके सामने क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। इसलिए तो देखिए आप लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था, दोनों तरफ पेंसिल का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छील देते हैं और उसके बाद तार को यहाँ पे जोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ बल्ब जला देते हैं और कहते हैं ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे स्नेहक लुब्रिकेंट के तौर पर भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? कार्बन के तीसरे अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिक टीम के द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज सम्मानित। देखिए नोबेल प्राइज जो मिल रहा है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कुछ फैक्चुअल चीज़ को भी थोड़ा बहुत याद करके चलना है। इसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। तो आपका फीमेन जो है वो इस टीम में सम्मिलित नहीं थे। ये 1985 में इसको खोजा गया था, नोबेल प्राइज 1996 में इसको मिलता है। तो आपका जो ये 3 हम लोग पढ़ते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये सब खोजा गया था और उसके खोजने के लिए इसको 1996 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बकमिंस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है? 60 जो कार्बन होते हैं, छोटे छोटे कार्बन जो होंगे उसका अरेंजमेंट होता है, जो कि फुटबॉल आकृति का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखेंगे फुटबॉल आकृति का बना हुआ कार्बन का जो आकृति है, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, उसके साथ फ्लोरीन भी होता है और वहाँ पे ही दिया हुआ था। बकमिंस्टर एक क्या है, आर्किटेक्ट का नाम है, ये एक गुम्बद आकार का आकृति बनाते हैं, तो इससे ये फ्लोरीन का आकृति मिल जाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो यहाँ पे पूछा गया है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज और षष्ठभुज के बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम लोग क्या समझ लेते हैं, कार्बन 16 मतलब ये कार्बन का एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक ना तो मास है ना तो एटॉमिक नंबर है। ये 60 कार्बन आपस में क्या हुए हैं, एक तरह से गुच्छा बनाए हुए हैं और इस तरह से गुच्छा बनाते हुए फुटबॉल आकृति का ले लेते हैं और इस तरह से जो अरेंजमेंट आपका बना है वही आपका कहलाता है फ्लोरीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए युग में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे ये चीज़ अब बार बार आपको कन्फ्यूजन का भी, अब थोड़ा सा चूक गए तो गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं है ये सबको देखना है। सूखी बर्फ हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को होता है जो कि आपका ऊर्ध्वपातन गुण भी दिखाता है, सब्लिमेशन का गुण दिखाता है। शेमिन एक कीटनाशक है। टेफ्लॉन जो होता है वो आप लोगों को बहुलक में बताया गया था कि टेट्राफ्लोरोएथाइलिन से ये क्या होता है, बनता है, जो कि पॉलीटेट्रा फ्लोरीन एथाइलिन अगर हम मिला देते हैं तो टेफ्लॉन बनता है, जो कि नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में काम देता है। फ्लोरीन जो है उसके बारे में बोला गया है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है उससे मिलके ये फ्लोरीन बना, ऐसा तो है नहीं। ये कार्बन 60 जो है, कार्बन जो है 60 कार्बन आपस में मिला और तब जाके फ्लोरीन बना, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? बालू में कार्बन नहीं है, हीरा ग्रेफाइट कोयला में कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा। निम्नलिखित में किसमें कार्बन मिलता है? देखिए वहाँ नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है, तो ये चीज़ को आपको लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है जिसमें आपको 28 से 30% तक आपको कार्बन का मात्रा मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रकार का कोयला तो हम नहीं कह सकते क्योंकि एंथ्रासाइट सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है। अगला प्रश्न भी देखने को मिल रहा है, एंथ्रासाइट यहाँ पूछा जा रहा है, कोयले के निम्नलिखित प्रकार में किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में कार्बन का अंश है? तो एंथ्रासाइट अगर देखिएगा तो यहाँ लगभग 94 से 98 तक कार्बन है। पिट तो सबसे खराब है, यहाँ 27% से भी कम आपको कार्बन का मात्रा मिलेगा। लिग्नाइट आपको
मतलब पिट से ठीक है लेकिन खराब ही मान सकते हैं। बिटुमिनस जो है वो आपका एंथ्रासाइड से थोड़ा सा कम यहाँ पे कार्बन का मात्रा रहता है, 78 से 86% तक रहता है। तो सबसे अच्छा जो होगा वो एंथ्रासाइड, इसलिए आंसर जो यहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन मात्रा पूछ रहा है तो आंसर जो होगा वो एंथ्रासाइड ही होगा। कार्बन की मात्रा अधिकतम कहाँ होती है? तो देखिए स्टील और मिश्र धातु, स्टील भी एक तरह का मिश्र धातु ही है, तो इसमें लगभग अगर मान के चले तो 0.1 से लेके आपका 1.5 से 2%, जो कि पिछला टेस्ट भी बनाए होंगे तो वहाँ पे भी आया था 2% तक का यहाँ पे कार्बन रहता है। तो इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे अब हम देखते हैं ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में कितना रहता है। तो ढलवा लोहा में रहता है 3.5 से लगभग 4.5% तक रहता है, और पिटवा में रहता है 0.04 से लेके 0.08 तक रहता है। तो इसमें तो सबसे कम रहता है, और इसमें जो होता है 1 से 2% तक, 0.1 से लेके 2% तक रहता है। तो ढलवा में 3.5 से 4.5, तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ढलवा लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रवा क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं आता है? तो गंधक सल्फर जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होते हैं। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। कांच को हम लोग काटने उठने में किसका प्रयोग करते हैं? हीरा का प्रयोग होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है इसका भी प्रयोग होता है। एक्वारेजिया 3 अनुपात, एक्वारेजिया मतलब क्या होता है? 3 अनुपात आपका यहाँ पे HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 अनुपात होगा HNO3 यानी कि आपका नाइट्रिक एसिड। ये क्या करता है? एक्वारेजिया अम्ल क्षारा लवण में आप लोगों को बताया गया था, ये अम्लराज भी कहलाता है। ये धातुओं को अपने में क्या कर लेते हैं? घोल लेते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको घोल लेते हैं। तो इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका भी प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। इसलिए आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 आपको ढूंढना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। हीरे की बिक्री में भार में कैरेट का प्रयोग होता है, तो 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? 200 ग्राम। ऐसा करिएगा तो 0.2 ग्राम भी आपको है, तो मिलीग्राम यहाँ पे दिया है, तो 200 मिलीग्राम के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। ग्राफीन आजकल सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पिछला प्रश्न में ही सारा चीज़ हम ग्राफीन के बारे में बता दिए हैं, तो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा। वो द्विआयामी रहता है, तो हम बताए थे ग्रेफाइट से ही बना है, वो 2D स्ट्रक्चर लिए हुए षटकोणीय होता है, उसी तरह से ये भी बना हुआ रहता है। तो यहाँ 2D डायमेंशन होता है। विद्युत की यहाँ पे चालकता बताया गया था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ में से, तनु मतलब यहाँ पे पतला बोल दिया है। पतला मतलब हम बोले थे कि कागज उतना पतला, एक आप ग्राफीन रख लीजिए, यहाँ कार भी यहाँ पे रख देते हैं तो कार का लोड को भी वो संभाल लेता है, तो शक्तिशाली है, तो इसीलिए बोला गया है काफ़ी शक्तिशाली है। पूर्णतः सिलिकॉन, सिलिकॉन से नहीं, ये कार्बन से बना हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे टच स्क्रीन, LCD, LED, चालक इलेक्ट्रोड में इसका इस्तेमाल होता है, तो सही होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है? बस ग्राफीन। आप एक चीज़ अगर अच्छे से पढ़ें तो बहुत सारे प्रश्न आपको बन जाएगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और उपयोग योग्य नहीं बनाती है। ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। हीरा तांबा और लोहे से कठोर है, तो कठोरतम पदार्थों में हीरा को पढ़ा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मात्र वायुमंडल में 21% के आसपास ही है। नाइट्रोजन आपका 78% है, पिछला टेस्ट में भी आया था। आर्गन अगर आप देखते हैं तो 0.93% के आसपास है। कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो 0.03 के आसपास है, जो कि इस चैप्टर में ही बताया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट जो होगा गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन वनस्पति, नाइट्रोजन नहीं, ये हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, तो यहाँ 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारी मशीन में स्नेहक लुब्रिकेंट के तौर पे किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शुष्क बर्फ कौन होगा? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये भी रिपीटेड है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है मतलब अच्छा चालक है, तो सिलीनियम करके होता है, वो मंद चालक नहीं होता है। निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? बहुत आसान है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। एक तत्व X के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं बाह्य कक्षा में सबसे, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन है, इसी के बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, यही मान लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ यौगिक में वो क्या सूत्र बनाया गया? तो हाइड्रोजन के इस तरह से चारों तरफ अगर भर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। और ये जो है बोल रहा है X है कोई, तो कार्बन की जगह X रख लीजिए, तो यही आंसर हो जाएगा XH4। भार के अनुसार पानी जल का हाइड्रोजन के प्रतिशतता आपको क्या करना है? निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका भार निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? H2O में 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AAμ। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है? तो 16। इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 18। टोटल मास इतना है, आपको हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है। तो हाइड्रोजन को 2 रख लेते हैं, टोटल मास को नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करते हैं।
2 9 जा 18 हो जाएगा। 100 बटे अगर 9 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11.11। हाइड्रोजन गैस के 1 मोल अणु ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास अगर हाइड्रोजन को हम जलाएं तो हमको जल के कितना एनर्जी देगा, तो 290 किलो जूल एनर्जी देगा। उन्हीं परिस्थिति में मतलब जो कंडीशन है चेंज करना नहीं है, और 2 ग्राम की जगह हम कितना ले लेते हैं, सॉरी 2 ग्राम नहीं लिखा है, 1 मोल लिखा है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस को जलाने में कितनी ऊष्मा की उत्पन्न होगी, ये चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए मोल और ग्राम में यहाँ पे आपका रिलेशन बताया गया, जो कि आपको चौथा चैप्टर में बताया गया था, जो कि अणु परमाणु और आयन पढ़ाया जा रहा था, उसमें मोल कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसमें बताया गया था कि कोई भी एटॉमिक मास है उसका ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। जैसे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन अणु बोला है, देखिए परमाणु नहीं बोला, ये क्या बोला है, अणु। तो हाइड्रोजन अणु तो H2 हो गया। अब इसका हम एटॉमिक मास निकालते हैं AMU में, तो ये 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 AMU। अब इसको ग्राम एटॉमिक मास में चेंज कर देते हैं, तो सीधे सीधे AMU की जगह किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में बताया गया, आप वहां जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो 2 ग्राम हो गया। अब 2 ग्राम में हम जानते हैं ग्राम एटॉमिक मास जितना होता है वही उसका 1 मोल के बराबर होता है। तो समझिए यहाँ पे क्या बोला गया, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल, मतलब हम समझे क्या कि यहाँ हाइड्रोजन गैस कितना ग्राम था, 2 ग्राम था। अब यहाँ इतना समझ गए तो और तो कुछ यहाँ है ही नहीं। 2 ग्राम में 290, तो 4 ग्राम में इसका दुगुना, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 580। समझ में आया, 2 ग्राम से ये कितना ग्राम हो गया 4 ग्राम, तो ये भी इसका दुगुना होगा, दुगुना कर दीजिएगा तो 580 किलो जूल। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको भी आपको बनाना चाहिए। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन किसके उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को मिलेगा तो क्या बनेगा H2O यानी कि पानी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम वायु प्रदूषण, सबसे कम वायु प्रदूषण हाइड्रोजन करता है। मिट्टी, तेल, कोयला, डीजल ये सब तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, D2O। तो जैसे H2O होता है तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, जिसका एटॉमिक मास यहाँ पे हाइड्रोजन का बढ़कर 2 हो जाता है, और ट्राइटियम में जो हो जाता है वो 3 हो जाता है। तो ड्यूटेरियम का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस तरह से भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो शीतलक भी है और मंदक होता है, परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे लास्ट में A एंड B है, तो फटाक से शीतलक देख के या मंदक देख के आंसर नहीं टिक कर देना है, लास्ट तक चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। तो आंसर यहाँ पे लास्ट वाला हो जाएगा A एंड B दोनों। गुरु जल क्या होता है, हेवी हाइड्रोजन, हेवी ऑक्सीजन, यही हो जाएगा। गुरु जल का जो आंसर है हेवी हाइड्रोजन हो जाएगा और हेवी ऑक्सीजन हो जाएगा। भारी पानी वह होता है जिसका तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम का अलवण यहाँ पे होते हैं, या जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पे उसका आइसोटोप होता है। तो भारी जल क्या होता है D2O। ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बढ़ के जब 2 हो जाए तो ड्यूटेरियम बनता है, और इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हैवी वाटर में अधिक समृष्ट हवा होते हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अभी बताया गया, आंसर हो जाएगा B। 35, निम्नलिखित में किसने भारी पानी की खोज की थी। देखिए ये आपका फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है, इसको भी आपको याद करके चलना होगा, कभी कभी नोबेल प्राइज पूछ देता है। तो यहाँ पे SC उरे करके यहाँ पे दिया गया है नाम, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इनको केमिस्ट्री में 1934 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था भारी जल की खोज के लिए, मंदक में यूज हो रहा था। भारी जल का देखिए अणुभार पूछ दिया। अभी आप लोगों को पता चला कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है DTO किसके बराबर है, 2O किसके बराबर है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 2, यानी यही ड्यूटेरियम है जो कि उसका आइसोटोप है। एटॉमिक मास आप समझ रहे हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो कितना होगा 2AMU। अब यहाँ D जो है वो 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि D का मात्रा 2 है और एक D में कितना एटॉमिक मास है आपका 2, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा B। जल गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दीजिएगा तो उसे कहा जाता है जल गैस। इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है मीथेनॉल। इसको अगर रिएक्ट करवा दीजिएगा तो CH3OH बन जाएगा, और ये मीथेनॉल है जो कि आप लोगों को बताया गया। तो मीथेनॉल निर्माण में जल गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में नामकरण बताया गया था, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन करके बताया गया था, उसको आप देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप बताया गया था, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं।
कठोर जल उपयुक्त नहीं है तो पानी पीने के लिए नहीं यूज करते हैं, साबुन और कपड़े धोने के लिए नहीं यूज करते हैं, बॉयलर्स में प्रयोग नहीं किया जाता है, फसल सिंचाई में भी प्रयोग नहीं किया जाता, सबका सबके लिए यूजलेस है, इसलिए 1 से 4 ऑप्शन होगा। पानी की अस्थायी कठोरता, 2 तरह का कठोरता होता है जो कि अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था। अस्थायी कठोरता अगर हम बात करें तो वो जो होता है गर्म करने पे कठोरता समाप्त नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी। लेकिन अगर गर्म कर दिए पानी को और उसका कठोरता समाप्त हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी कठोरता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होगा। यहाँ कैरियम नहीं होगा, कैल्शियम होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से यहाँ पे इसको कठोरता मिलता है। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीएच मान क्या होगा। तो सामान्यतः हम लोग शुद्ध जल का ही मान लेते हैं और इस तरह से आंसर इसका 7 रखते हैं। पानी का शुद्धता रूप क्या है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध वही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, कोई भी खनिज वगैरह सब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पानी का आयनिक लवण सुविलायक है, क्यों है, क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। ये पोलर सॉल्वेंट है और ये आयनिक है। जैसे मान चलिए नमक ही ले लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन का, तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, ये आयनिक कंपाउंड है। नमक जो है पानी में आसानी से घुल जाता है। एक अपवाद आपको बताया गया था, सुचालक जो चीनी है, अगर चैप्टर आप देखे हुए तो वहाँ पे बताया गया था कि वो जो है ससंयोजी आबंध है, फिर भी यहाँ पे पानी में क्या कर जाता है, घुल जाता है, तो अपवाद है। तो चैप्टर देखे होंगे तो ये सब प्रश्न जो है बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्लवीकरण। तो इस तरह से अगर आप समुद्र का जल से लवण को हटा दीजिएगा तो वो शुद्ध जल बन जाएगा, पीने लायक पानी बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चूना पानी में आप क्लोरीन डाल दीजिए तो वो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसको पानी को शुद्ध करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरीका है जिसमें हम लोग समुद्री जल को आपको शुद्ध जल में बोलते हैं। ये हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की ओर जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक तरीका है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को शायद दूसरा चैप्टर में बताया गया था, दूसरा या तीसरा चैप्टर में बताया गया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रकार स्वच्छ करता है। स्कंदन कोगुलेशन के द्वारा स्वच्छ करता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित में कौन प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है। तो ये अनुक्रम सही है, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड सब चीज़ में, दवा, दारू, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, आप सब चीज़ में देखिए अधिकतर चीज़ में आपको कार्बन का मात्रा देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि स्टील में हम यूज करते हैं वो भी कार्बन, लचीलापन लाने के लिए कार्बन है, तो कार्बन आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो हम लोग 50 सवाल सॉल्व किए। आने वाले पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग फिर से 50 सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। और इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री का जो टारगेट लिए हैं 500 सवाल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का, वो टारगेट हम लोग का अचीव हो जाएगा। तो आप लोगों को फ्री में टोटल केमिस्ट्री का वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है, चैप्टर 1 to 9, और उसी चैप्टर का आपका MCQ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत आपको मेहनत करके ये नोट्स और क्वेश्चन आप लोगों को अरेंज करके दिया जा रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस से और देखते रहिए हमारे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।